होश में होने के बावजूद डेमन अपनी आंखें बंद किए ऐसे पड़ा था जैसे उसे कुछ भी पता ही नहीं। लेकिन उसके आसपास खड़ी ननों की नजरें अब उसकी चोटों से कहीं ज्यादा उस पर टिक चुकी थीं। एक नन धीरे धीरे उसके करीब आती है, फिर दूसरी भी उसके पास बैठ जाती है। उन्हें लगता था कि डेमन गूंगा और बहरा है, इसलिए वह न कुछ सुन सकता है न ही बाहर जाकर उनके राज किसी को बता सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस आदमी के सामने वे अपनी सारी हदें भूल रही थीं, वह सब कुछ सुन भी रहा था और देख भी रहा था। डेमन ने यहाँ शरण लेने के लिए खुद को गूंगा बहरा बताया था। फिर उन नन्नों ने डेमन को अपने करीब बुलाना शुरू किया, कभी उसके शरीर को छूने के बहाने तो कभी उसके साथ अकेले वक्त बिताने के बहाने। उन्हें पूरा यकीन था कि डेमन कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए वे उसके सामने अपनी हर चाहत खुलकर जाहिर करने लगी। लेकिन डेमन भी कोई मासूम नहीं था। वह जानता था कि उन्हें लगता है वह गूंगा बहरा है और इसी झूठ का फायदा उठाकर वह उनकी हरकतों को चुपचाप स्वीकार करता रहा। ननों को क्या पता था कि जिसे वे अपनी बातों और हरकतों का राजदार समझ रही हैं, वही आदमी शुरू से सब कुछ समझ रहा था। लेकिन अब सवाल ये था, इन ननों के साथ डेमन की ये खतरनाक नजदीकियां आखिर कहां तक जाने वाली थीं? चलिए देखते हैं इस फिल्म में। कहानी की शुरुआत रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से होती है। ये वह दौर था जब प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी पूरे इलाके में तेजी से फैल रही थी। इसी माहौल में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम रॉको है। वह पहले चोरी चकारी किया करता था, लेकिन अब एक चर्च में पेंटर का काम कर रहा था। काफी समय से वहां काम करने के बावजूद उसे अभी तक अपनी मजदूरी नहीं मिली थी। आखिरकार वह अपनी पगार मांगने फादर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि फादर की मौत प्लेग की वजह से हो चुकी है। अब रॉको समझ जाता है कि यहाँ से पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक नया ख्याल आता है, वह क्यों ना खुद ही फादर बन जाए। इससे उसे रहने और खाने की सुविधा भी मिल जाएगी और चर्च में मौजूद खूबसूरत ननों के बीच रहने का मौका भी। बस फिर क्या था, वह वहीं पड़ी फादर की पोशाक पहन लेता है और खुद को नया फादर घोषित कर देता है। अब कहानी डेमन नाम के एक युवक पर आती है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। कुछ सरकारी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि डेमन ने जुआ खेलने के दौरान विक्टर नाम के एक सरकारी आदमी को बड़ी चालाकी से हरा दिया था। विक्टर इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और डेमन पर हमला कर देता है, लेकिन डेमन किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात एलेना से होती है। वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है, लेकिन फिल्म की शुरुआत से कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। इसी मौके का फायदा उठाने विक्टर उसके पास पहुंचता है और सहानुभूति जताते हुए कहता है, तुम्हारे माता पिता भले ही अब तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हूँ। लेकिन विक्टर की असली नीयत जल्दी ही सामने आ जाती है। वह एलेना की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे शादी करने और उसके करीब आने की कोशिश करता है। एलेना तुरंत उसे साफ जवाब देती है कि वह रूस के राजकुमार एड्रियन से शादी करने का वादा कर चुकी है और उसी का इंतजार कर रही है। ये सुनकर विक्टर एक और चाल चलता है। वह एलेना को बताता है कि उसके पिता पर काफी कर्ज था जिसे उसने अपनी जेब से चुकाया था। उसके मुताबिक मरने से पहले एलिना के पिता ने उससे वादा किया था कि वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे। अब एलिना के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। उधर डेमन घोड़े पर सवार होकर लगातार भाग रहा होता है क्योंकि विक्टर के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है जिसके साथ एक मृत व्यक्ति भी था। डेमन उससे पूछता है, यह रास्ता कहाँ जाता है? वह आदमी बताता है कि यह रास्ता एक ऐसे कॉन्वेंट की तरफ जाता है जहाँ कई नन रहती हैं। वह यह भी बताता है कि उसके साथ मौजूद शव उसी कॉन्वेंट का माली था जिसकी हाल ही में मौत हुई है। ये सुनते ही डेमन के दिमाग में एक तरीका आता है, अगर कॉन्वेंट का माली मर चुका है तो वहाँ उसकी जगह किसी नए आदमी की जरूरत होगी। शायद वह खुद उस जगह काम हासिल कर सकता है। वह उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे वहाँ माली की नौकरी मिल सकती है। जवाब मिलता है कि आसानी से नहीं, क्योंकि उस आदमी के पास कुछ खास खूबियां थीं और कॉन्वेंट को वैसा ही व्यक्ति चाहिए। डेमन उत्सुक होकर पूछता है, उसमें ऐसी कौन सी खासियत थी जो मुझ में नहीं है? आदमी बताता है कि वह गूंगा और बहरा था और कॉन्वेंट में इसी तरह के व्यक्ति की जरूरत है। वहाँ से निकलते हुए डेमन बुदबुदाता है, गूंगा बहरा होना कोई खास हुनर थोड़ी है। उधर विक्टर के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए डेमन एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। विक्टर के लोग वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें डेमन दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद जिस डाल पर वह खड़ा था वही टूट जाती है और डेमन सीधे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी समय बाद कुछ नन वहाँ पहुँचती हैं। वे बेहोश डेमन को देखकर उसे उठाती हैं और कॉन्वेंट ले आती हैं। वहाँ उसकी हालत देखने के लिए दो नन उसके पास आती हैं, लेकिन जिस तरह वे उसके शरीर की जांच कर रही थीं, उससे साफ था कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ उसकी चोटों तक सीमित नहीं थी। उनमें से एक नन उसके शरीर को ध्यान से देखते हुए दूसरी से कहती है, जरा देखो कहीं इसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी। वह उसके शरीर की जांच करती है और फिर संतुष्ट होकर कहती है कि कोई बड़ी चोट नहीं है। इसके बाद दोनों का ध्यान डेमन की तरफ और बढ़ जाता है। वे उसके कपड़े थोड़ा ऊपर करके उसके शरीर को देखने लगती हैं और उसके करीब
करीब आने लगती हैं। असल में डेमन को होश आ चुका था। वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था और मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि उसकी यह नई पहचान उसके लिए परेशानी से ज्यादा फायदेमंद साबित हो। तभी एक नन उसके और करीब आने लगती है। डेमन जैसे ही आंखें खोलता है वह घबरा जाती है। उसी वक्त एक दूसरी नन भी वहां पहुंच जाती है और दोनों तुरंत खुद को संभाल लेती हैं। फिर वे मान लेती हैं कि शायद डेमन सच में गूंगा बहरा है और यही बात उनके लिए अच्छी खबर थी। उन्हें आखिरकार ऐसा आदमी मिल गया था जिसके साथ वे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती थीं, बिना इस डर के कि वह बाहर जाकर किसी को कुछ बता देगा। तभी यह बात साफ होने लगती है कि उन्हें गूंगे बहरे आदमी की ही जरूरत क्यों थी। वे चाहती थीं कि ऐसा व्यक्ति उनके साथ समय बिताए, लेकिन बाद में उनकी बात किसी और तक न पहुंचा सके। यही वजह थी कि डेमन उनके लिए इतना सुविधाजनक था। उन्हें यह भी पता था कि इससे पहले जो माली यहाँ काम करता था वह भी उनके व्यवहार की वजह से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन अब उसकी जगह डेमन आ चुका था। इसी बीच एक नन डेमन से पूछती है, क्या तुम सच में गूंगे और बहरे हो? डेमन के पास सच बताने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वह इशारे से हाँ कर देता है। ये सुनकर नन काफी खुश हो जाती है और दूसरी नन से कहती है कि आखिर उन्हें वही आदमी मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसके बाद वे डेमन को नहाने के लिए भेज देती हैं। उधर डेमन भी समझ चुका था कि यहाँ उसे कैसी भूमिका निभानी पड़ सकती है। वह अपने मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता और ननों के सामने अपनी मासूमियत बनाए रखता है। दूसरी तरफ एलेना अपनी कुछ सहेलियों के पास पहुंचती है। वह उन्हें बताती है कि विक्टर जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह रूस के एड्रियन से किया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती। उसकी एक सहेली मजाक में कहती है, पहले राजकुमार को देख तो लो, क्या पता जैसा तुम सोच रही हो वह वैसा बिल्कुल न हो। लेकिन दूसरी सहेली उसे रोक देती है। वह कहती है कि वे सभी शादी तक अपनी पवित्रता बनाए रखने का फैसला कर चुकी हैं और इस बारे में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी। तभी विक्टर वहां पहुंच जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद सभी तय करती हैं कि एलिना को फिलहाल कॉन्वेंट में ही रखा जाएगा जब तक रूस का राजकुमार उसे लेने नहीं आ जाता। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की घोड़ा गाड़ी लेकर पहुंचती है। उसके साथ ब्रूनो नाम का एक आदमी था जिसे वे भरोसेमंद और पवित्र मानती थीं। आखिरकार वे एलिना को लेकर कॉन्वेंट की ओर निकल पड़ती हैं और उनके साथ वही नकली फादर भी चला जाता है। वह आदमी पहले पेंटर था और उससे भी पहले चोरी किया करता था, लेकिन अब खुद को फादर बताकर इनके साथ कॉन्वेंट की ओर जा रहा था। वहां पहुंचने पर एलेना को दूसरी नन्नों जैसी पोशाक पहनाई जाती है ताकि वह भी उसी माहौल में रह सके। एलेना को लगता है कि आखिरकार उसे एक सुरक्षित जगह मिल गई है। उसे उम्मीद थी कि यहाँ वह अपनी इज्जत और अपनी पवित्रता दोनों सुरक्षित रख पाएगी, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि इस कॉन्वेंट के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई देता है। इसी दौरान उसकी नजर पहली बार डेमन पर पड़ती है। वह नन्नों से पूछती है, ये कौन है? नन्नों में से एक बताती है, ये हमारा माली है। ये गूंगा और बहरा है, लेकिन अपने काम में बहुत मेहनती है। दिन रात बगीचे और कुएं के काम में लगा रहता है। डेमन को देखकर एलेना के मन में एक पल के लिए अलग ही ख्याल आता है, लेकिन तुरंत उसे रूस के एड्रियन से किया हुआ अपना वादा याद आ जाता है। वह खुद को संभाल लेती है और अपनी दूरी बनाए रखती है। उधर डेमन बगीचे में अपना काम कर रहा होता है। तभी एक नन उसके पास आती है और उसे घास काटने के काम में लगा देती है। डेमन एक तरफ अपना काम कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नजर अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पर भी थी। आखिर वह यहाँ सिर्फ माली बनने के लिए नहीं आया था। उसे पता था कि उसकी असली पहचान सामने आते ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसी दौरान डेमन उस नन के साथ बगीचे के एक सुनसान हिस्से की तरफ चला जाता है। दूर खड़ी एलिना की नजर जब उन दोनों पर पड़ती है तो उसके मन में पहली बार बेचैनी पैदा होती है। वह खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसे यह देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। उधर दूसरी तरफ रूस का एड्रियन आखिरकार इलाके में पहुंच चुका था। महल पहुंचते ही उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। राजकुमार खुद को बेहद खास समझता था और बात बात पर अपने नाम का महत्व बताने लगता है। वह विक्टर को अपने नाम की एक अजीब सी कहानी सुनाता है और उसे लगता है कि इससे सामने वाला उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद राजकुमार विक्टर से एलेना के बारे में पूछता है और उसे एलेना का पिता समझ लेता है। वह कहता है कि वह एलेना और उसके पिता के लिए कुछ तोहफे लेकर आया है। विक्टर तुरंत उसकी गलतफहमी दूर करता है और कहता है, मैं एलेना का पिता नहीं हूँ। राजकुमार फिर पूछता है, तो क्या आप उनके दादा हैं? विक्टर दोबारा उसे समझाता है कि वह एलेना का रिश्तेदार नहीं है। राजकुमार कुछ पल उसे ध्यान से देखता है और फिर अपने सिपाहियों से उसकी शक्ल सूरत को लेकर मजाक करने लगता है। एड्रियन कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिससे उसे पता चलता है कि एलेना गांव के बाहर एक कॉन्वेंट में है और वहीं उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही राजकुमार बिना देर किए उसी गांव की ओर निकल पड़ता है। उधर कॉन्वेंट में डेमन के कमरे की तरफ दो नन पहुंचती हैं। दोनों अब भी उसके साथ समय बिताने का मौका ढूंढ रही थीं। वे उसके सामने अपनी इच्छाएं जाहिर करती हैं और उसे दोबारा अपने साथ रहने के लिए कहती हैं। डेमन भी उनकी बातों का विरोध नहीं करता क्योंकि फिलहाल अपनी पहचान छिपाए रखना उसके लिए सबसे जरूरी था। दूसरी तरफ एलेना की एक सहेली जंगल के रास्ते गांव की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है जो
उसे और उसके साथ मौजूद लड़कों को दूध पीने के लिए बुलाती हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। वे लड़के गाय का दूध पीने बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल कुछ और ही हो जाता है। तभी उन लड़कों में से एक की गर्लफ्रेंड वहां पहुंच जाती है और दोनों लड़कियों को देखकर भड़क उठती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को वहां से ले जाते हुए नाराज होकर पूछती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ क्या कर रहे थे? लड़के सफाई देते हैं कि वे तो सिर्फ दूध पीने आए थे और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बात आगे कहां पहुंच जाएगी। उधर कॉन्वेंट में दो नन फिर से डेमन को नहलाने जाने की तैयारी करती है। एलिना जब उनकी बात सुनती है तो वह परेशान होकर पूछती है कि वे आखिर उसके साथ क्या करने जा रही हैं। वे दोनों एलिना को समझाती हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच वे डेमन के कमरे तक पहुंचती हैं। एलिना भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाती है। डेमन को देखते ही ननों का पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है, लेकिन इस बार एलिना की मौजूदगी की वजह से स्थिति थोड़ी अलग थी। डेमन भी एलिना को देखकर उसके प्रति अपने बदलते हुए भाव महसूस करने लगता है। अब एलिना को भी समझ आने लगा था कि डेमन उसके लिए बाकी लोगों से अलग है। उसके मन में उसके लिए एक ऐसी भावना पैदा हो रही थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन डेमन बगीचे में काम कर रहा होता है, जबकि एलिना पास ही बैठकर किताब पढ़ रही होती है। कुछ देर बाद एलिना डेमन के कमरे में पहुंचती है। उसके वहां आते ही डेमन समझ जाता है कि वह उससे अकेले में मिलने क्यों आई है, लेकिन तभी एलिना उसे रोक देती है। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहती है कि वह डेमन को रोज देखती है और उसके करीब आना चाहती है, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले वह उससे शादी करना चाहती है। इतना कहकर एलिना डेमन को प्यार से किस करती है। इस पल से साफ हो जाता है कि उसके मन में डेमन के लिए अब सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सच्ची भावनाएं भी पैदा हो चुकी हैं। उधर दूसरी तरफ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नाराज होती है। उसे डर है कि कहीं वह किसी और के करीब न चला जाए, इसलिए वह उसे जंगल की तरफ ले जाती है। वहां वह उसे एक ऐसे खास इनाम का लालच देती है जिसे वह शादी के बाद देने की बात करती है, लेकिन लड़का अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख पाता और आखिरकार उसे उसी वक्त मनाने की कोशिश करने लगता है। नतीजा यह होता है कि उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं होता और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इधर कॉन्वेंट में एलिना को लेने के लिए घोड़ा गाड़ी पहुंच जाती है, क्योंकि रूस का एड्रियन आखिरकार फ्लोरेंस पहुंच चुका था। एलिना डेमन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मदर से कह देती है कि डेमन गूंगा बहरा नहीं है। मदर हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता? एलिना जवाब देती है कि उसने खुद उसे बगीचे में गाते हुए सुना था। अब मदर को शक हो जाता है और वह खुद डेमन को परखने के लिए उसके पास जाती है। वह उसके कान के पास जाकर जोर से कुछ कहती है। डेमन समझ जाता है कि अगर उसने अब भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो शायद उसकी पूरी चाल पकड़ी जाएगी, इसलिए वह अचानक चौंकने का नाटक करता है और ऐसा जताता है जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो। मदर को यह देखकर हैरानी होती है कि डेमन वास्तव में बोल और सुन सकता है। उसे शक हो जाता है कि वह इतने समय से उन्हें धोखा दे रहा था। इसके बाद वह उसे वहां से निकालने का फैसला करती है। एलिना भी अब वहां रुकना नहीं चाहती थी। वह डेमन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दोनों कॉन्वेंट से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रूस का एड्रियन भी गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगती है, इसलिए वह पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है। राजकुमार उससे पूछता है, क्या तुम इंसान हो? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, मैं जलपरी हूँ। राजकुमार उसे बताता है कि वह एलिना नाम की लड़की से प्यार करता है, हालांकि उसने उसे अभी तक देखा तक नहीं है। ये सुनकर वह लड़की खुद को एलिना बताती है और राजकुमार के साथ करीब आने की कोशिश करती है। इधर एलिना और डेमन आखिरकार उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां एलिना की शादी एड्रियन से होने वाली थी। रास्ते में एलिना डेमन से पूछती है, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? डेमन कहता है, हाँ, लेकिन मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा। उसने सिर्फ एक बार मुझे किस किया था। यह सुनकर एलिना उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है। शायद वह यह जानना चाहती थी कि उस किस को डेमन अब भी पहचानता है या नहीं, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आने वाली होती है तभी विक्टर वहां पहुंच जाता है। एलिना तुरंत डेमन से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। लेकिन डेमन पीछे हटने के बजाय विक्टर को उलझाने लगता है। वह उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है, जिसका जवाब सुनकर विक्टर पूरी तरह भड़क जाता है। वह गुस्से में डेमन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। डेमन किसी तरह उसका मुकाबला कर लेता है, लेकिन जब वह विक्टर को मारने ही वाला होता है तभी एलिना उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। विक्टर उसकी बात नहीं मानता और डेमन को कैद करवा देता है, लेकिन एलिना हार नहीं मानती। वह विक्टर के सामने साफ शर्त रखती है कि अगर वह डेमन को आजाद कर देगा तभी वह उससे शादी करेगी। विक्टर गुस्सा जरूर होता है, लेकिन एलिना की बात मान लेता है और डेमन को छोड़ देता है। असल में एलिना विक्टर से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वह सिर्फ डेमन की जान बचाने के लिए लगातार उससे झूठ बोल रही थी। अब उसे शादी से बचने के लिए एक और चाल चलनी थी। वह चर्च के नकली फादर से कुछ सोने के सिक्के देकर कहती है कि किसी भी बहाने से उसकी और विक्टर की शादी को टाल देना। नकली फादर भी पैसे देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर विक्टर के दो सिपाही डेमन
एड्रियन को वहां से दूर ले जा रहे होते हैं। तभी डेमन को पता चलता है कि एलिना उसकी वजह से विक्टर से शादी करने को मजबूर हो रही है। वह फैसला करता है कि ऐसा कभी नहीं होने देगा और किसी तरह उन दोनों सिपाहियों को चकमा देकर वापस उसी जगह की ओर निकल पड़ता है। इधर नकली फादर शादी की रस्म शुरू कर चुका होता है, लेकिन उसका असली इरादा शादी करवाना नहीं बल्कि उसे जितना हो सके उतना टालना था। वह विक्टर से तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है और हर छोटी बात में कोई न कोई कमी निकालने लगता है। वह पहले पूछता है कि क्या विक्टर नहा कर आया है। विक्टर कहता है हाँ। फादर फिर उसके हाथ देखने लगता है और उसके नाखूनों पर सवाल उठाता है। वह कहता है तुम्हारे नाखून तो बहुत गंदे हैं, मैं इस हालत में शादी नहीं करा सकता। मजबूर होकर विक्टर हाथ धोने चला जाता है, लेकिन नकली फादर का असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पैसे भी मिल चुके थे। नकली फादर अब शादी को टालने के लिए हर छोटी सी बात में कोई न कोई बहाना निकाल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वह जिंदगी भर मुफ्त में शादियां करवाता रह जाएगा। यह सुनकर विक्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तलवार निकालकर फादर की गर्दन पर रख देता है, लेकिन तभी वहां एड्रियन भी पहुंच जाता है और उसके साथ डेमन भी वापस आ चुका होता है। अब हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। राजकुमार और डेमन मिलकर विक्टर के आदमियों से भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ से जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका पाकर विक्टर खुद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच सीधी भिड़ंत शुरू हो जाती है। आखिरकार डेमन विक्टर पर भारी पड़ता है और उसे धक्का देकर एक कुएं में गिरा देता है। कुएं में गिरने के बाद विक्टर की मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद एलिना वहां पहुंचती है। अब उसे एड्रियन के सामने अपने दिल की बात साफ करनी थी। वह कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन तभी एड्रियन उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम तो एलिना नहीं हो। वह बताता है कि असली एलिना से उसकी मुलाकात पहले ही हो चुकी है। राजकुमार के इस खुलासे से सबको पता चलता है कि उसके साथ अब तक एक और लड़की एलिना बनकर मिली हुई थी। इसके बाद डेमन वहां से जाने लगता है। एलिना उसे रोककर पूछती है तुम कहां जा रहे हो। डेमन जवाब देता है मैं उस लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ जिसने मुझे वह किस दिया था। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही एलिना उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। डेमन आंखें बंद कर लेता है और एलिना उसे फिर से किस करती है। इस बार डेमन तुरंत समझ जाता है कि जिस लड़की को वह इतने समय से ढूंढ रहा था वह एलिना ही है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और इसी के साथ डेमन और एलिना की कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंच जाती है।